हरियाणा में अचानक हुए नए सियासी बदलाव के बाद सबके मन में केवल एक ही सवाल है कि आखिर अचानक बीजेपी ने इतना बड़ा बदलाव करने की सोची क्यों। आखिर बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक दिन पहले जिन मनोहर लाल खट्टर की मुख्यमंत्री के तौर पर खुद प्रधानमंत्री मंच से तारीफ कर रहे थे, उसके बाद उन्हें ही अचानक उनके पद से इस्तीफा देना पड़ गया। तो आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की पूरी पटकथा, अंदर की पूरी बात। देखिए, जल्द ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं जो अभी बीजेपी के ही पास हैं। साथ ही करीब 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और सवाल यही कि जो मनोहर लाल खट्टर 9 सालों से ज्यादा से राज्य के मुख्यमंत्री रहे, अचानक उनके इस्तीफे की वजह क्या हो सकती है। जानकारों की माने तो एंटी इनकम्बेंसी से छुटकारा पाना इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह 9 साल 4 महीनों की एंटी इनकम्बेंसी से बचना है। बीजेपी ने कुछ राज्यों में इसका बहुत ही सफल प्रयोग किया है और उसका फायदा भी बीजेपी को खूब मिला। जब चुनाव की बात आती है तो बीजेपी के गुजरात मॉडल वाले फॉर्मूले की चर्चा हमेशा होती है और जब चुनाव की बात आती है तो बीजेपी इसे सिर्फ जीतने के लिए लड़ती है और पूरा दमखम लगाती है। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव से लगभग 1 साल पहले सितंबर 2021 में पार्टी ने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को सीएम बना दिया था। जब विधानसभा चुनाव हुए तो पार्टी ने गुजरात में जीत के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। उत्तराखंड में भी यह प्रयोग सफल रहा। पार्टी उत्तराखंड में भी इस फॉर्मूले का फायदा उठा चुकी है। 2017 में बीजेपी सत्ता में आई तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन यहां भी विधानसभा चुनावों से 1 साल पहले एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए नेतृत्व बदल दिया गया। जब पार्टी को लगा कि तीरथ सिंह रावत का प्रयोग भी जीत की गारंटी नहीं है तो पुष्कर सिंह धामी को लेकर पार्टी आई। सारी एंटी इनकम्बेंसी की अटकलें हवा हो गई और 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के बाद धामी एक मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए। देखिए, ये तो एक महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन इसके अलावा हरियाणा की वोट बैंक की राजनीति भी इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। हरियाणा में गैर जाट मतदाताओं पर बीजेपी लगातार फोकस करती रही है। पिछले चुनावों में लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी गैर जाट मतदाताओं की वजह से ही जीतती भी रही है। करीब 25% वाली जाट आबादी हरियाणा का सबसे प्रभावी इकलौता वोट बैंक है और बीजेपी ने वहां जाटों के साथ साथ गैर जाट वोटों की लामबंदी को अपना जिताऊ फॉर्मूला बनाया हुआ है। एमएल खट्टर की बात करें तो वो खुद भी पंजाबी बनिया बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। हरियाणा में लगभग 8% सैनी है और नायब सिंह सैनी को जो जिम्मेदारी दी गई है वो ओबीसी की राजनीति में भी पूरी तरह से फिट बैठते हैं। वो ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की सैनी जाति से हैं। हरियाणा में पिछड़ी जाति की आबादी करीब 31% के आसपास है। हरियाणा में सैनियों की जनसंख्या लगभग 8% मानी जाती है। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, हिसार और रेवाड़ी में इनकी अच्छी आबादी है। देखिए, 2023 के अक्टूबर महीने में इसी जातीय गणित को देखते हुए उन्हें पार्टी के प्रभावशाली जाट चेहरे ओम प्रकाश धनखड़ की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। हरियाणा से बाहर के राज्यों में भी बीजेपी सैनी को सीएम बनाकर संदेश देना चाहती है। बीजेपी पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी पिछड़ी जातियों को राजनीतिक संकेत देना चाहती है। साथ ही कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी जाति से ताल्लुक रखते हैं। यूपी के कुछ इलाकों में भी इनकी काफी जनसंख्या है और इसके अलावा खट्टर के करीबी होने का भी सैनी को फायदा मिला। बीजेपी की ओर से नायब सिंह सैनी पर दांव लगाने का एक कारण यह भी है कि वो मनोहर लाल खट्टर के करीबी माने जाते रहे हैं। संघ में दोनों साथ काम कर चुके हैं। खट्टर की वजह से ही उन्हें पार्टी में प्रमोशन मिलता रहा। उन्हीं के कहने पर उन्हें टिकट भी दिया गया था और जहां से जीतकर उन्होंने खट्टर की बात को, खट्टर का मान रखा, मुख्यमंत्री का मान भी रखा। उन्हीं के प्रभाव से लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए पिछले साल अक्टूबर में उन्हें प्रदेश बीजेपी की कमान भी दी गई थी। ये पूरी कहानी किस तरीके से हरियाणा में मुख्यमंत्री के बदलाव की है, हालांकि इसके लिए गठबंधन को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। गठबंधन की लड़ाई अपनी जगह रही, लेकिन बीजेपी अपनी सोची समझी रणनीति के तहत काम करती रही है। फिर वो चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तराखंड हो, तमाम अलग अलग राज्यों में ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। मनोहर लाल खट्टर को लेकर अब ये बात जरूर चल रही है कि करनाल से उनको टिकट दिया जाएगा लोकसभा के चुनाव के लिए। बीजेपी आलाकमान जरूर ये तय करेगा और कहीं ना कहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर जिस तरह से खट्टर और उनके संबंधों को लेकर चर्चा करते रहे तो इसके कई मायने भी निकाले जाते रहे। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र की राजनीति में कई ऐसे चेहरे भी नजर आ सकते हैं जो राज्यों के छत्रप रहे हैं, राज्यों में अपना दमखम दिखाते रहे और बीजेपी एक नई रणनीति के तहत सेकंड लाइनअप को आगे करे और पुराने छत्रपों को मेन स्ट्रीम में यानी कि दिल्ली लेकर पहुंचे और वहां पर उनका जो एक्सपीरियंस है उसका योगदान देश के कामों में दिया जाए। ये कोशिश बीजेपी की तरफ से हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।